अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख। व्यूअर्स, आज कराची में ग्रुप बी का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका की टीम अगर तो फतह हासिल कर लेती है तो उस सूरत में अपने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल करेगी। अफगानिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई के लिए उसे दुआ करनी होगी कि आज के मैच में इंग्लैंड, जो कि पहले ही ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो चुका है, वो जनूबी अफ्रीका को एक बहुत ही बड़े मार्जिन से हराए ताकि जनूबी अफ्रीका का रन रेट अफगानिस्तान से कम हो जाए। बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बारे में। तो 70 बार एक दूसरे के सामने आए हैं, 34 बार जनूबी अफ्रीका, जबकि 30 बार इंग्लैंड ने फतह समेटी। ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया, ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आज के लिए हर मैच के ऊपर खबर रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक चीफ सेलेक्टर और साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। हाल तो मेरा ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपका क्या हाल है। देखिए जी नाजरीन, आपको तो पता है कि आप इंजरीज होती रहती हैं, ग्राउंड में भी हो जाती हैं, आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन आज हमारी एंकर जो है वो हल्की सी इंजर्ड हो गई हैं, उनका भी ट्विस्ट हो गया, पता नहीं कहाँ प्रैक्टिस करने चली गई थी। तो हम दुआ करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। जैसे पाकिस्तान टीम के पास ओपनर नहीं है, हमारे पास भी ओपनर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। तो आपका तो बैकअप भी नहीं है, इसलिए आपको हमको इंजरी में ही खिलाना पड़ेगा। अच्छा हारून साहब, अभी भी बातें चल रही हैं कि अफगानिस्तान के पास एक छोटा सा चांस है। वो जरा चांस आप पहले बता दो, जो छोटा सा चांस है उसके लिए क्या कुछ अगर मगर की सूरत हाल क्या हो तो अफगानिस्तान के पास चांस बनता है। मैं तो हैरान ही हो रहा हूँ कि हम नामुमकिनात की जो चीज़ें हैं उसको भी हम टच कर रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा आवाम को तो बताना है, व्यूअर्स को बताना है, क्रिकेट फैंस को बताना है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। हो तो ये सकता है कि अगर साउथ अफ्रीका अगर 301 रन बनाती है इंग्लैंड और उसको 94 रन पे अगर वो आउट करे, यानी 200 से ज़्यादा के रन से शिकस्त दे, तो वो उनका रन रेट गिर सकता है साउथ अफ्रीका का। नंबर 2 पे ये है कि 13 ओवर में 150 रन करने पड़ेंगे अगर उनके रन रेट को अगर उन्होंने नीचे गिराना है, जो भी हदफ मिले, या 19 ओवर में 250 रन करने होंगे, जितना भी हदफ वो बनाने जाए। सो आई थिंक मेरे अपने नज़दीक बीइंग अ क्रिकेटर, मैं तो नहीं समझता कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एनीवे इंटरेस्ट के लिए कि क्यों अफगानिस्तान के लिए इतनी हमदर्दियाँ हम जगा रहे हैं कि जी कि वो पहुँच जाए। लेकिन आई थिंक जो टीमें अच्छा खेलेंगी दे डिज़र्व कि वो सेमीफाइनल में जाएं। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है, इंग्लैंड जो है वो बुरा खेली इसलिए वो नहीं क्वालिफाई की। इसी तरह आप दूसरे अगर ग्रुप में देखते हैं तो पाकिस्तान अच्छा नहीं खेली तो वो बाहर हो गई। सो जो अच्छी टीमें मेहनत करके ऊपर आई हैं, खेल रही हैं, तो मैं तो कहता हूँ वो डिज़र्व करती हैं कि वो सेमीफाइनल में जाएं। एवं ही हम अगर एंड मगर की सिचुएशन निकल के और सेमीफाइनल में चले जाएं, मैं इस चीज़ को इतना नहीं सर मानता। इंग्लैंड के लिए आज एक और भी जो बड़ी अनाउंसमेंट, हमने जैसे कल भी बात की कि जॉस बटलर अपना कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो आज वो कप्तानी की सूरत में अपना आखिरी मैच खेल रहे होंगे। क्या लगता है कि उन्होंने जो कल अनाउंसमेंट कर दी, उनको वेट करना चाहिए था, या उनकी अनाउंसमेंट के बाद जो और उनका मोराल है वो शैटर हुआ होगा टीम का? नहीं, इससे मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़ा। मुझे ये बताएं कि उनका मोराल अगर शैटर हो भी जाता है तो क्या आज अगर वो जीत जाते तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते? तो ये इमटेरियल है कि वो अगर पहले अनाउंस कर रहे हैं, बाद में अनाउंस कर रहे हैं। और मेरे अपने नज़दीक देखें, जब भी ये इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो बाहर के जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं या जो वो आपस में मशवरा करते हैं। उन्होंने टीममेट्स के साथ डिस्कस किया होगा, उन्होंने टीम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया होगा, और हो सकता है अपने ऑफिशियल्स के साथ भी डिस्कस किया हो, और ये उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उन्होंने कह दिया ओके जी आप अनाउंस कर सकते हैं, आज कर दो, रिटायरमेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, इससे किसी ने फ़र्क पड़ना नहीं है। हाँ, सिर्फ ये ज़रूर हो सकता है कि जॉस बटलर कप्तानी करें या ना करें, ये एक डिबेटेबल इशू है कि आखिरी मैच है, हो सकता है वो कप्तानी करके ये कहते हुए निकलेंगे ठीक है हम हार भी गए थे लेकिन मैंने आखिर मैच में भी कप्तानी की। वरना जब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी तो लॉजिकली तो ये लगता है कि किसी नए कप्तान को उन्होंने तैयार करना है, उनके जहन में है, उसको कह दें कि जी आज आप मैच में लीड कर लो, जॉस बटलर खेलें, एज प्लेयर खेल लें, कोई इशू नहीं है। वो कह देते हैं कि जी ठीक है मैं कप्तानी नहीं करूँगा, मैं एज प्लेयर खेल लेता हूँ। इसका भी चांस है आज। मेरा अपना ये हाइपोथेटिकली मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये हो, क्योंकि वो कहे ओके जी आप कर लें, आखिरी मैच है, अपनी कप्तानी कर लें, और उसके बाद हमने जो चेंजेस लानी होंगी वो हम ले आएंगे। मुझे जो इशू हुआ है मुझे ये लगता है कि जॉस बटलर की जो बैटिंग पोजीशंस है ना,
वो बहुत कप्तान बनने के बाद बहुत रैपिडली चेंज हुई है, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी वन डाउन आ रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कांस्टेंट नहीं रखा उनको भी, मतलब हिलाते रहे हैं वो खुद भी शायद मतलब हो रहे हैं। मैंने तो कई सीरीज में ये भी देखा कि वो अनाउंस हुए कप्तान ने, जो पाकिस्तान में भी आए थे वो अनाउंस हुए थे एज कैप्टन, एक भी मैच नहीं खेले थे वो। उनकी इंजरी भी साथ साथ चल रही थी। उनका जो सिस्टम है ना उसमें ये चीज़ें आनी जानी रहती हैं, कोई इतना इशू उसमें इतना नहीं होता, क्योंकि उनका सिस्टम प्रोड्यूस करता है सारी चीज़ें। अगर नेक्स्ट कैप्टन भी जो होगा उस सिस्टम में से ही निकला हुआ आएगा। बदकिस्मती ये है कि जब इसको हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, हमारा सिस्टम ना प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है ना कप्तान प्रोड्यूस कर रहा है। मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि आपको क्या लगता है जॉस बटलर का अपना फैसला है, राइट? तो देखिए उन्होंने टीम के लिए सोचा, उन्होंने सोचा कि जब वो कप्तान हैं तो ना तो टीम को वो सही तरह गाइड कर सक रहे हैं, ना वो खुद खेल सक रहे हैं, तो उन्होंने मतलब एक फैसला किया कि मैं कप्तानी छोड़ देता हूँ। देखिए सेल्फलेस ये फैसला है उनका, उन्होंने टीम को सामने रखा। लेकिन हम पाकिस्तानी टीम में ये क्यों नहीं देखते, ये जो सेल्फलेस जज्बा है, टीम के लिए खेलना, टीम के लिए सोचना। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि आप जब पाकिस्तान का ब्लेजर या पाकिस्तान की किट पहन लेते हैं तो आपका पहला जो प्रायोरिटी है वो तो पाकिस्तान के लिए है ना। हमने अपने लिए नहीं खेलना, हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है, और पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए हमें अपना कंट्रीब्यूशन ऐसा करना है जिसकी वजह से हमारी टीमें कामयाबी हासिल करें। अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था, बदकिस्मती ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो कहते हैं कि जॉस बटलर ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया, तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस मौजूद हैं। हम किसी को भी कप्तान बना सकते हैं, ठीक है ना। ब्रूक को बना देंगे, डकेट को बना देंगे, और कहीं से देखिए डोमेस्टिक के सर्कल से किसी को उठा के बना देंगे, क्योंकि वहाँ डेवलप हो रहे होते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे कैप्टन्स डेवलप होते हैं जब वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन बने। आप मेजॉरिटी उठा के देखेंगी जितनी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान में जो भी कैप्टन बना है वो सिस्टम से नहीं आया, वो कैप्टन बना और उसके बाद उसने अपने आप को डेवलप किया एज कैप्टन, ठीक है ना। अब मैं जितनी मर्जी पीछे मिसालें आप दे दें, सरफराज के अलावा, सरफराज तो लोअर लेवल के ऊपर क्लब लेवल की कप्तानी कर रहा था ना। मेरा कहने का मतलब है कि सिस्टम ने तो उसको नहीं बनाया, इसीलिए जैसे बाबर कप्तान बना, उसको भी तो हम अंडर 19 से लेके चले, अंडर 16 से लेके चले। पाकिस्तान टीम में देखा जाता है कि जो भी प्लेयर अच्छा खेल रहा है उसको कप्तान बना दो, जो परफॉर्म कर रहा है। कप्तानी की वो नहीं देखते कि उसके अंदर क्या वो टैलेंट है कि वो एक टीम को लेके चल सकते, लीडरशिप क्वालिटीज हैं भी या नहीं। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके सिस्टम में कोई ऐसी वो चीज मौजूद नहीं है जिससे आप परख सकें कि टीम ए को कौन लीड कर रहा है, टीम बी को कौन कर रहा है डोमेस्टिक में, टीम सी को कौन कर रहा है। अभी हमने जो कोशिश, हम लोग जब इन्वॉल्व थे, हमने कोशिश ये की थी कि हम ऐसे प्रोस्पेक्टिव जो भी प्लेयर्स हैं उनको कहें कि डोमेस्टिक में मतलब उनको कप्तान बनाएं, ताकि वो वहाँ से कप्तानी का आर्ट तो सीखे ना। कप्तान इज़ नॉट दैट कि ठीक है मैं सबसे ज़्यादा रन्स बना रहा हूँ तो मैं कप्तान बन गया हूँ, मैं मेन बैट्समैन हूँ, लेकिन क्या मेरी वो एक्यूमेन है, मेरी वो वो सेंस है कि मैं किस तरीके से अगली टीम को वे करके, और जो मैं जब मैदान में उतरूँ तो कब मैंने बॉलिंग चेंजेस करनी है, कब नहीं। अब अगर मुझे कोच ने प्लान दे दिया मैं उसी के ऊपर लगा हुआ हूँ। अब देखें ना, जैसे मैंने उसको देखता हूँ अफगानिस्तान को, जो प्लान लेके आते हैं उसी को लेके चल रहे हैं। जो कप्तान जो होते हैं वो फिर वहाँ अपनी श्रूडनेस दिखाते हैं कि यार जो प्लान में लेके आया था वो नहीं चल रहा, मैंने उसको कैसे चेंज करना है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हमें अपने सिस्टम को इतना मजबूत करना होगा डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर, कि वहाँ से अच्छे प्लेयर्स भी निकलें, अच्छे लीडर्स भी निकलें, जो कि नहीं हो रहा। पिछले हमारी हिस्ट्री ये बता रही है कि ये नहीं होता। ठीक है सर, वापस आते हैं आज के मैच पे। कराची स्टेडियम में होने जा रहा है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो कैसे देखते हैं? और क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो है लास्ट मैच वो बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था, इंग्लैंड अपने मैच हारता हुआ आ रहा है, बहुत बड़ा डेंट पड़ा है उन्हें जो अफगानिस्तान से वो लास्ट हारे हैं। तो कैसे देखते हैं कराची के पिच के ऊपर कैसा मैच होगा, क्या हमें देखने को मिलेगा? अच्छा मुकाबला, या मतलब आज भी आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें ये दोनों प्रोफेशनल टीम्स हैं, हार जीत होती है। देखें अगर आप टूर्नामेंट से बाहर भी हो गए हैं, लेकिन आप एज ए प्रोफेशनल साइड आपने कुछ तो बताना है ना कि आप देखें इंग्लैंड अगर जो मैचेस हारी अगर आप देखें तो कोई आसानी से मतलब 350 रन करके हारी है, यानी विनिंग टारगेट बना के हारी है। अगर इसी तरह अफगानिस्तान को देखें तो करीब करीब पहुंच के 8 रन से हारे हैं। इंग्लैंड फॉर दैट मैटर इतना बुरा नहीं खेल रही। इसीलिए ये इस मैच में भी वो अपना तो वही रखेंगे, उनके बॉलर्स उनके फील्डर्स वो रोल नहीं प्ले कर सके जो करना
चाहिए था। उनके बैटर्स हैं तो मैं फील करता हूं कि इनफ नंबर ऑफ रन्स तो उनको दिए थे ऑन द बोर्ड और दोनों मैचेस में दिए। सो बॉलिंग और उनकी जो फील्डिंग है उसका इशू है, अगर आज उसको वो ठीक कर लेंगे साउथ अफ्रीका को टफ टाइम दे सकते हैं। मगर दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका भी इस वक्त बड़ी ही अच्छी टीम है, फॉर्म में है, उनका बैलेंस बहुत अच्छा है, उनके पास बॉलिंग पूरी है, उनके पास बैटिंग पूरी है और वो उतनी ज़्यादा अच्छे फील्डर भी हैं। सो साउथ अफ्रीका तो विनिंग नोट पे इसको फिनिश करना चाहेगी और अपने पूल में वो नंबर 1 पे फिनिश करेगी। सो इसलिए आई थिंक कांटेदार मुकाबला तो आपको नजर आ रहा है। जी व्यूअर्स, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कराची में आखिरी मैच आज खेला जाएगा। मैच में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम मद्दे मुकाबिल होंगी। साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में रसाई के लिए आज जीतना जरूरी होगा। मैच का आगाज 2 बजे होगा। मजीद जानते हैं शफकत अजीज से। जी शफकत, क्या हालात हैं अभी कराची में? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अहम मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। ग्रुप बी का ये अहम मैच है जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान अब से कुछ देर बाद ये मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में आ चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो टॉस होगा। अगर ग्रुप बी की बात करें तो ये आज का जो मैच है वो इंतहाई अहम है साउथ अफ्रीका के लिए। अगर साउथ अफ्रीका 207 रन से इंग्लैंड को हरा देता है तो वो बासानी जो है वो फाइनल में क्वालिफाई कर लेगा और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगा और उसके साथ ही ग्रुप बी में टॉप पोजीशन पर भी आ जाएगा। और अगर साउथ अफ्रीका ये मैच हार गया तो अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। तो इस हवाले से आज ये अहम मैच है जो अब से कुछ देर बाद कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। चूँकि पाकिस्तान का मैच नहीं है, पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है, तो बाहर आ चुका है, तो इसलिए जो तमाशाई हैं उनके साथ भी काफ़ी कम जो है वो हमें देखने में नज़र आ रही है। इस वक्त जो है जो दोनों टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो टॉस होगा। इस मौके पर अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो काफ़ी सख्त सिक्योरिटी जो है वो स्टेडियम के अतराफ में हम देख रहे हैं और तमाशाइयों की जो गाड़ियाँ हैं वो जो मुख्तस पार्किंग है वहाँ पर उनको अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके जो है वो आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो जब वो गेट के अंदर दाखिल होते हैं तो सख्त सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ही उन्हें जो है वो स्टेडियम में दाखिल होने दिया जाता है। तो बात करें अगर मैच की तो आज काफ़ी अहम मैच होगा साउथ अफ्रीका के लिए। जी शफकत अजीज़ हमें कराची नेशनल स्टेडियम के बाहर से अपडेट कर रहे थे। जी हारून साहब, आपने सुना वो क्या कह रहे थे, क्या ख्यालात हैं? उन्होंने वही चीज़ कही जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे, तो चलते अच्छा है उन्होंने रिपीट कर दिया जो चीज़ें हमने बताई। एग्जैक्टली वो सारी शायद वही सिचुएशंस बता रहे थे कि किस तरीके से अफगानिस्तान को हम सेमीफाइनल में ला सकते हैं। आई डोंट नो हम क्यों लाना चाहते हैं अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में, लेकिन शायद हम अफगानिस्तान को अपनी रिप्लेसमेंट देख रहे हैं कि अच्छा एक और एशियन टीम आ जाए। ऐसा नहीं, एशियन टीम के अगर अफगानिस्तान के आने से तो पाकिस्तानी टीम पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि यार देखो आपकी एक ऐसी टीम जिसको हम नहीं समझते कि इतनी अच्छी टीम है वो सेमीफाइनल में आ गई और हम अपने आप को बहुत बड़ी टीम कहते हैं और हम जो है वो बॉटम में फिनिश किए हैं अपने ग्रुप में। बट आई थिंक क्रिकेट में अप्स एंड डाउन्स हमेशा होते हैं और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा ही होता है कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाई हुई होती हैं और बदकिस्मती से अगर मगर की सिचुएशन से ही हम फाइनल में पहुँचते हैं या सेमीफाइनल में पहुँचते हैं। अदरवाइज़ अभी तक हम शायद एक आध किसी ICC के इवेंट में हम पहुँचे होंगे क्लीनली, लेकिन अदरवाइज़ तो अगर मगर की सिचुएशन से पहुँचे हैं। दूसरा अगर आप देखें ना ICC की जो इवेंट स्कीम में जो कामयाबी का तनासुब है हम बहुत पीछे हैं। आई मीन ऑस्ट्रेलिया 10 मरतबा जीत चुकी है ICC के इवेंट्स, इंडिया 6 दफ़ा जीत चुकी है, बाकी टीमें 5-5 मरतबा जीती हैं, हमने तो सिर्फ 3 ही इवेंट्स जीते हैं। और हर दफ़ा हम इस तरह अपने आप को पेश करते हैं कि हम तो जो है ना वो टूर्नामेंट विनर हैं जब भी हम किसी टूर्नामेंट में एंटर होंगे। सो आई थिंक हमें ये देखना चाहिए कि आपने इतने अरसे से हम चल रहे हैं, 83 से भी अगर आप लेके चलें तो 83 से अब तक हम सिर्फ 3 इवेंट्स जीत चुके हैं। सो इसका मतलब है कि जितने भी लोग इस वक्त बैठे हुए टेलीविज़न के ऊपर हमारे सब फॉर्मर क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सेमीफाइनल में हार गए थे और उसका सारा ब्लेम मुझ पर ही आया था। 79 के वर्ल्ड कप का सारा ब्लेम मुझ पे ही आ गया था कि मेरी स्लो बैटिंग की वजह से जी हम हम इवेंट्स जीते हुए नहीं हैं। ये जितने भी लोग बैठे हुए इन्होंने कोई हर वक्त को पाकिस्तान को नहीं जिताया और इनको जब भी मौके मिले हैं पाकिस्तान की कोचिंग में या किसी भी ऐसी जगह के ऊपर इनकी अगर जो भी जितने फॉर्मर ग्रेट प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ये फेलियर हैं।
एज कैप्टन ये फेल हुए हैं, एज कोचेस ये फेल हुए हैं, लेकिन फिर आगे यही कह रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान। अरे भाई मसला ये है कि सॉल्यूशंस क्या हैं। हम क्यों हर टूर्नामेंट के बाद बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, और हम सब लोग अब मुख्तलिफ यानी मौक़ों पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पीरियड्स में हमने पीसीबी को सर्व किया है, चाहे वो हमने एज कोच किया हो, एज हमने मैनेजर किया हो, या एज हमने किसी न किसी जो ओहदे को लेकर हमने वहाँ अप्लाई किया हो। हम अभी तक अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर सके। हर एक की इनपुट वहाँ पहुँच, जब भी वो उस ओहदे पे जाता है वो इनपुट देता है, लेकिन हमारा सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। हमारे जो आर्म्स हैं पीसीबी के, वो उनमें कैपेसिटी नहीं है, एसोसिएशन में कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को वो काम कर सके जो उनके ज़िम्मे है। पीसीबी सबको लुक आफ्टर करता है। आपके डिपार्टमेंट्स का रोल मिनिमल है, वो सिर्फ अपने 2 से 3 महीने की क्रिकेट खेल के उसके बाद 9 महीने तक कुछ भी नहीं करते। सो दीज आर द इश्यूज जो आपको इस वक्त डिस्कस करने चाहिए। कोई कोर कमेटी बने जिसमें हर शोबे से आपको एक उठा के बंदे बुलाने चाहिए और उनको बिठा के आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें कि इतने अरसे से हम ये प्रॉब्लम हो रही है, हम क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सके डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, हम क्यों अच्छी पिचेस नहीं बना सके अभी तक डोमेस्टिक लेवल पर, हमारे यहाँ क्यों कंटिन्यूटी नहीं है, हर 2-3 साल के बाद हमारा जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। सो ये वो इश्यूज हैं जिसमें आप इतनी जल्दी चेंजेस और चॉपिंग करते रहेंगे तो आप फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जाके वर्ल्ड के इवेंट्स जीत लें। इट्स नॉट पॉसिबल। सर साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक उनके 2 मैचेस मतलब हुए हैं, एक तो बारिश की वजह से नहीं हुआ और एक में वो जीत चुके। क्या लगता है कि अपने वो जो जीता, जो उनका विनिंग फार्मूला था, उसी के साथ आ रहे हैं वापस आज प्लेइंग 11 में, कुछ चेंजेस हम देखेंगे? हाँ, मेरे नज़दीक तो जी वो विनिंग फार्मूले के साथ आएंगे, क्योंकि क्लासा जो हैं उनके वो नहीं खेले थे पिछला मैच। वो चाहेंगे कि सेमीफाइनल से पहले जो क्लासा जो है वो अपने आके मैच खेलें और वो अपनी फॉर्म में वापस आए। तो क्लासा की जगह आप किसको देखते हैं, कौन बेंच पे? जोर्जी, मेरा ख्याल है कि वो ड्रॉप होंगे, क्योंकि लास्ट में जब उनका मैच होना था हम यही डिस्कस करते कि शायद जोर्जी की जगह आएंगे क्लासा। जी वही आएंगे। और दूसरा एक और चीज़ बताऊं कि साउथ अफ्रीका में भी कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि वहाँ भी जब से ये रिजीम आई है वहाँ पर कोटा सिस्टम हो गया हुआ है कि सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कि जिसको हम अभी कहना तो नहीं चाहिए, वो रेसिस्ट कमेंट ना हो जाए, कि वो उसका शामिल होना ज़रूरी है। आपके पास 3 से 4 प्लेयर जो हैं वो आपको लोकल्स हैं, जो कहते हैं कि जो ओरिजिनल उनके जो साउथ अफ्रीकन जो कह लें या जो भी, वो उनका शामिल होना ज़रूरी है। तो इसलिए उनकी जो 11 में कभी कभी जो वीकनेस आती है, क्योंकि हो सकता है स्किल्स का लेवल उन प्लेयर्स का इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि वहाँ पॉलिसी बनी हुई है कि आपने 4 या 3 प्लेयर्स खिलाने हैं 11 में, तो इसलिए उनको खिलाना पड़ता है। इसलिए उनका कहीं ना कहीं झोल रह जाता है कि उनकी टीम की मजबूती जो है वो नहीं रहती, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका छोड़ के चले गए और जाके इंग्लैंड में वो काउंटी खेलते हैं। सो देखिए, हर कंट्री का अपना अपना अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको किस तरीके से टैकल करते हैं। उसके बावजूद आप साउथ अफ्रीका को देखें, 29 ईयर्स पता नहीं कितने अरसे तक वो इंटरनेशनल सीन से बाहर थे। फर्स्ट टाइम जब वो वर्ल्ड कप खेलने आए हैं तो वो काफ़ी अच्छी जगह पे जा चुके थे पहले ही टूर्नामेंट में। इसका मतलब है वो जो बैरन पीरियड था जिसमें वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अपार्थाइड में थे और बिल्कुल अलग थे, वहाँ उन्होंने अपनी क्रिकेट को कितना मजबूत किया हुआ था कि जब वो आए हैं इतनी अरसे के बाद फिर आगे उन्होंने डोमिनेट किया और बड़ी जल्दी उन्होंने, आप देख लें कि इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है इन द वर्ल्ड। सर, उस साउथ अफ्रीका की एज ए कंट्री बात की जाए तो उनकी रिसोर्सेज के ऊपर बात की जाए, उनके कैपिटल के ऊपर बात की जाए, तो देखिए उनके पास भी एक लिमिटेड पूल होता है। जैसे कि हम पीसीबी की बात करते हैं तो पीसीबी तो वर्ल्ड का 3rd या 2nd लार्जेस्ट बोर्ड है, उससे साउथ अफ्रीका आई डोंट थिंक इतना डेवलप है। बट साउथ अफ्रीका की टीम किस तरह उभर के आई है, किस तरह उनके जो हैं सारे प्लेयर्स हैं, उनकी गेम अवेयरनेस देख लें, उनकी इंटेंट देख लें, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। बिल्कुल फ़र्क नज़र आएगा। देखें, एक तो हम पाकिस्तान से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा है, लेकिन वो जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है उनके पास अगर आप जाके देखें तो जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उन्होंने फैसिलिटीज़ डेवलप की हुई हैं, दैट वो अमेजिंग है। सो जब आप उस माहौल में ट्रेन करेंगे प्लेयर्स, चाहे वो रग्बी ले लें, चाहे वो क्रिकेट ले लें, चाहे और दूसरे जितने भी स्पोर्ट्स ले लें, उनके हर स्पोर्ट में उनका यंगस्टर जो है
उनके किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब वो एडमिशन लेता है तो उसके लिए उस बच्चे के लिए ये ज़रूरी है कि वो स्पोर्टिंग एक्टिविटी में हिस्सा ले। अगर वो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेगा तो उसको एडमिशन नहीं देते। सो इससे अंदाज़ा लगाएंगे स्पोर्ट्स की कितनी अहमियत है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन साथ साथ चलती है। और इसलिए आप देखें कि वो फिर इसलिए मेंटली मैच्योर होते हैं, उनका जो तालीमी बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और उसके बाद आप देखें ना, जब तालीमी बैकग्राउंड और उसके बाद आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो तो आपका जहन ज़्यादा तेज़ी से चलता है और चीज़ों को आप तेज़ी से ग्रास्प करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। हमें सड़कों पे और गलियों में जाके ट्रायल्स लेने पड़ते हैं, वहाँ से प्लेयर्स को उठाना पड़ता है। वो बेचारे हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं, उनकी तालीम नहीं होती, तरबियत नहीं होती, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट वो जाके हिट करते हैं टॉप, एंड वहाँ उनकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि उनको फेम एंड फॉर्च्यून्स को हैंडल करना नहीं आता। जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं आज का जो मैच होने जा रहा है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, क्योंकि जब हम वापस आएंगे उम्मीद है कि टॉस हो चुका होगा और फिर टॉस के ऊपर मजीद बात करेंगे। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स। टॉस हो चुका है और इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीत के बैट फर्स्ट का इंतखाब किया है। जी हारून साहब, कैसे देखते हैं उनके इस फैसले को? देखिए, इंग्लैंड की अब तक की जो परफॉर्मेंस है बैटिंग वाइज तो बहुत अच्छी है। कराची के नेशनल स्टेडियम में आपको पता है कि शाम को ड्यू फैक्टर आ जाता है, तो ड्यू फैक्टर में आपकी बॉलिंग मुश्किल हो जाती है। उन्होंने मेरा ख्याल यही समझा होगा कि हम तकरीबन 300 से ज़्यादा रन्स करें, 325 से ज़्यादा रन्स करें और बाद में हम उसको डिफेंड करें। और उन्होंने चेंज भी किया है, साकिब को ले आए हैं जो कि वो अनफिट हो गए। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका अपनी अच्छी तैयारी कर रहा है, उन्होंने भी 2 चेंजेस किए। बबूमा शायद अनफिट है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी जगह पे वो स्टब्स को लेके आए और जोर्जी जो है वो उसकी जगह पे वो खुद क्लासा वापस आए। सो मैं अभी देख रहा था कि इन्होंने दोनों में, मतलब इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ मोस्टली इनके जो प्लेयर्स हैं वो T20 मोड वाले प्लेयर्स हैं। उन्होंने अभी तक अपने आप को वनडे के उसमें नहीं ढाला, क्योंकि मैं देखता हूँ लिविंगस्टन अभी भी T20 स्टाइल में खेलते हैं। ऊपर अगर आप जेमी स्मिथ को देखें वो T20 के स्टाइल में खेलते हैं। अभी इनके ODIs बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 से 20 की रेंज में इन्होंने अभी ODIs खेले हुए हैं। सो इनको ODI के हिसाब से जैसे जो रूट खेलते हैं, यानी पूरी टीम को लेके अपनी बैटिंग के सहारे चलते हैं, उनके इर्द गिर्द जो है इनको रन्स करने चाहिए। सो ये एक इशू मुझे जो इंग्लैंड की साइड में नज़र आता है गोइंग फॉरवर्ड, कि वो लोग किस तरीके से अपने इसको एड्रेस करेंगे ताकि उनको वनडे की आदत हो। लिविंगस्टन अभी तक अपने आप को नहीं मनवा सके। इसी तरीके से जेमी स्मिथ को उन्होंने नंबर 3 पे खिलाया है और उनके जहन में ये है कि वो एक्सप्लोसिव एग्रेसिव बैटिंग करके उनकी टीम को स्कोर बना देगा। लेकिन वनडे में T20 की तरह 120 बॉल्स नहीं है, 300 बॉल्स हैं। सो फर्क ऑटोमेटिकली आ जाता है आपकी स्ट्रेटजी में। बैटिंग जब आप करते हैं, इनिंग बनानी होती है और उसमें आपको जो मौके मिलते हैं उसमें आप स्ट्रोक्स बना के रन्स भी बनाते हैं, चौका भी हासिल करते हैं, छक्का भी। लेकिन हर बॉल के ऊपर, जैसे हम T20 में देखते हैं कि हमने हर बॉल को बाउंड्री बॉल बनाने की कोशिश करते हैं, वो वनडे में नहीं है। सो ये इनको ये एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए जितनी जल्दी। बेन डकट ने अपने आप को काफ़ी अच्छे अंदाज में वो कर लिया, लेकिन अब देखिए उनकी भी इंटेंट एग्रेसिव है। अगर वो अर्ली स्टेजेस पे आउट हो जाए तो इंग्लैंड को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नीचे आने वाले जो बैटर्स हैं वो किस तरह उसको सहारा देंगे। क्योंकि आज जो बॉलिंग है, अच्छी बॉलिंग है साउथ अफ्रीका की, उनका मुकाबला करना होगा। एक अच्छा टारगेट बोर्ड पे लगाएंगे तो उसको डिफेंड कर सकेंगे। कितना अच्छा टारगेट होना चाहिए? मेरे नज़दीक तो 325 प्लस की, इसलिए कि कराची की पिच भी बैटिंग के लिए बहुत साजगार है। वो थोड़ा सा क्रैक्स बता रहे हैं, वो सब कुछ है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उस पर इतना इफेक्ट होगा। बैटिंग के लिए बड़ी साजगार होगी और साउथ अफ्रीका की आज बॉलिंग स्किल्स को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सर 325 आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने ऑलरेडी ऑब्वियसली 317 लास्ट टाइम भी वो ट्राई कर चुके थे, खाली 8 रन से वो पीछे रह गए थे। किन प्लेयर्स को आज आप एज इम्पैक्ट प्लेयर देखते हैं दोनों टीमों में? देखिए, मैं तो फील करता हूं कि आज जॉस बटलर को कुछ करना चाहिए। उसका आखिरी मैच है एज कैप्टन। आई विश हिम लक कि वो आगे इंग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा खेलेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक वो बहुत नीचे जा चुके हैं बैटिंग ऑर्डर में। ऊपर 6th नंबर पे जब आएंगे ना तो उसके बाद ही उनको ज़्यादा नंबर ऑफ बॉल्स मिलेंगी और वो अपने जिस तरीके से खेलते एक ज़माने में तो ओपन करते थे। T20 में भी ज़्यादातर उन्होंने ओपन किया हो, लेकिन अगर वो वहाँ करते हैं इतना। सर आपकी प्रेडिक्शन अभी तक साउथ अफ्रीका के साथ ही है? मेरा ख्याल है क्योंकि सेकंड बैटिंग में अगर बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी कर दी इन्होंने तो रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। ठीक है
जी व्यूअर्स, हारून रशीद साहब से तो हमने प्रेडिक्शन ले ली है। उनको लगता है कि साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है। आए चल के मैच देखते हैं, आप भी देखें। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे पोस्ट मैच डिस्कशन को लेके रात 12:10 पर। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़।